हेलो एवरीवन, आप सबका फंक्शन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए असासिन्स ब्रदर के पार्ट 14 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था सीएन ने अपनी इस सिगरेट पीने की आदत ईवो की वजह से छोड़ी थी। अब देखते हैं आगे। कंपनी में प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रेसिडेंट, एक लड़की ने आवाज़ लगाई। प्रेसिडेंट ने जवाब दिया, अंदर आ जाओ। वो लड़की अंदर आई और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने लगी। मैंने वांग ईवो के बारे में सब कुछ ढूंढ निकाला है। तो प्रेसिडेंट ने पूछा, तुम्हें क्या मिला? वो लड़की बताने लगी, वो एक अनाथ है, उसके पास बस उसके अंकल है जो उसके साथ उसके घर में रहते हैं। वो नशेड़ी है और अभी भी अपने भांजे को ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है वो उसी दिन गायब हो गया जिस दिन सेन उस जगह से लौट आया। वांग ईवो एक बार में काम करता था, पर इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि सेन उस बार में गया था। पर हाँ, सेन वांग ईवो को बार ओनर के घर तक ज़रूर लेकर गया था। ईवो ने शायद उसे वहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने में कुछ मदद की है। तभी प्रेसिडेंट ने उसे रोकते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिससे सेन को उस लड़के में कुछ खास दिखाई दे। पर वो लड़का बार में काम करता है, ये बात सेन ने मुझे नहीं बताई। क्यों? इतना सोचकर मदर ने पूछा, वांग ईवो उस बार में क्या काम करता था और उस बार में क्या हुआ था? वो लड़की बताने लगी, वो सिंगर था। सिंगर? कहते हुए प्रेसिडेंट बहुत ज़ोर से हंसने लगी, जिसे देखकर सामने वाली बंदी भी कंफ्यूज हो गई। मदर ने पूछा, वेल, और कुछ है? उसके पेरेंट्स कैसे मरे? वो लड़की कहने लगी, साथ ही वो कुछ स्पेशल सर्विसेज भी देता था। उसके फादर के बारे में कहा जाए तो उन्हें मार दिया गया था और मदर ने खुद ही जान ले ली थी। अंकल की फैमिली उन्हें छोड़कर चली गई थी। मदर सोचने लगी, सीएन ने ये सब भी नहीं बताया, पर क्यों? वैसे भी ये ज़्यादा अलग बात तो नहीं है, यहाँ पर सभी लोग ऐसे हैं। सीएन, तुमने इस लड़के में क्या देखा है? तुम जिस तरह से इसके बारे में बात कर रहे थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और तुम कंपनी से ये बात छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब प्रेसिडेंट ने बस उस लड़की की तरफ देखकर कहा, तुम जा सकते हो। कुछ दिनों बाद सीएन और मैक्स को प्रेसिडेंट के ऑफिस से बुलावा आया। उन्हें वही जॉब करना था, उस क्रिमिनल वाला। वो तीनों मिलकर उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं। मैक्स, जो कि पेशे से डॉक्टर है, वो वहाँ पर दोनों को एंट्री दिलवाएगा। सीएन भी डॉक्टर के कॉस्ट्यूम में जाएगा और अपना काम करके वहाँ से निकल आएगा, जिसके बाद मैक्स बाकी की जिम्मेदारियाँ संभालेगा। इधर ही वो ढलती हुई दोपहर में घर से बाहर चला गया। उसने अपनी एक्सरसाइज आज जल्दी ख़त्म की थी, फिर उसने रनिंग एक्सरसाइज भी कर ली। जब वो घर वापस लौट रहा था, किसी की आवाज़ से रुक गया। वो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को जानता नहीं था, तो वो कुछ घबरा सा गया। ईवो ने एक तरफ मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। उसने उस लड़की से पूछा, तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ, उस लड़की ने कहा। ईवो ने कहा, ठीक है, बोलो। अब वो लड़की शर्माते हुए अपने बालों को कान के पीछे टक करते हुए बोली, एक्चुअली तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ? उसने अपना फ़ोन दिखाया। वैसे वो दिखने में बुरी नहीं थी, पर सच कहे तो ये वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि उसने बहुत सारा मेकअप कर रखा था। वो ईवो आगे बोल ही नहीं पाया। इस सिटी में, इस रोड के बीच में एक लड़की उससे उसका नंबर मांग रही है, बेशर्म कहेगी। ईवो गल्प कर गया। फिर उसने एक ही सांस में जवाब दिया, मेरे पास फ़ोन नहीं है। वैसे वो सच ही कह रहा था, पर वो लड़की खिलखिलाकर हंस दी। फिर बोली, अच्छा, ये कोई नया तरीका है हैंडसम लड़कों को लड़कियों को मना करने का? ये वो कुछ भी समझ नहीं पाया। तो वो लड़की बोली, ठीक है फिर। पर वो वहाँ से गई नहीं। उसने एक पेपर और पेन निकाला और फिर उसमें से एक पेपर फाड़ कर, जो ऑब्वियसली पिंक कलर का था, उस पर अपना नंबर लिख दिया और अपना हाथ बढ़ाकर ईवो को वो पेपर पकड़ाते हुए बोली, ये मेरा नंबर है, जब भी तुम्हारे पास फ़ोन आए तो तुम मुझे कॉल करना, ठीक है?
ईवो उस लड़के के हाथ से पेपर लेते हुए बस शॉक होकर उसे ही देखे जा रहा था। पर उस लड़के ने वो पेपर ईवो के हाथ में थमाया नहीं, उल्टा वापस लिया। फिर उस पर लिपस्टिक का मार्क लगाया और अब जाकर ईवो को दिया। फिर मुस्कुराई। ईवो तो ऐसा खड़ा था, ईवो तो ऐसे खड़ा था जैसे अभी अभी उस पर बिजली गिरी हो। सोच रहा था, ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं यहीं पर क्यों खड़ा हूँ? मुझे तो भाग जाना चाहिए था। मैं घर जाना चाहता हूँ। पर ये सब उसके साथ इतनी जल्दी हो रहा था कि वो हिल भी नहीं पाया। ईवो ने उस पेपर को 2 उंगलियों के बीच में ऐसा पकड़ा जैसे वो बहुत डिस्गस्टिंग चीज़ हो। तभी वो लड़की आगे बढ़ी और ईवो पैनिक कर गया। अब क्या? पर वो लड़की ईवो के कान में बुदबुदाई, मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगी। फाइनली ईवो ने राहत की सांस ली। तभी उसने पाया आसपास के सभी लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। अब उसने तुरंत वो पेपर अपने पॉकेट में रखा और वहाँ से भाग गया और आकर सीधा सोफा पर गिर गया। सोचने लगा, क्या दिन था, आज तो मैं रोज़ से ज़्यादा थक गया। अब उसने वो पेपर निकाला और टेबल पर फेंक दिया। उसके बाद वॉशरूम चला गया और बाद में अपनी पढ़ाई करने लगा। उसने कुछ पजल सॉल्व किए ब्रेन प्रैक्टिस के लिए। सेन ने उसे सिखाया था 1 से लेकर 9 नंबर तक उन्हें कैसे सुलझाना है। बेसिकली वो सुडोकू सुलझा रहा था जिससे उसकी बोरियत कम हो जाए। ईवो उन पजल मैगजीन्स में इतना खो गया कि सेन के लौटने तक वह अपने काम में ही मगन रहा। सेन के आते ही ईवो ने यूजुअली उसे ग्रीट किया, सेन वेलकम बैक। सेन ने ईवो को पेंसिल और पेपर के साथ देखा तो कहा, कल से तुम्हारे टीचर आ जाएंगे। तभी उसकी नज़र उस दूसरे पेपर पर गई। उसने पूछा, ये क्या है? ईवो तो इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। अब ईवो की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कोई बहाना बनाए, क्योंकि इससे तो सेन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। सेन ने वो पेपर देखा और बोला, ओह, मेरा छोटा भाई बड़ा होने लगा है, उसे लड़कियों के नंबर भी मिलने लगे हैं। ईवो ने कहा, मैं इसे डस्टबिन में फेंकना भूल गया, मुझे तो मैं अभी फेंक देता हूँ। तभी सेन चिल्लाया, अगर तुम्हें फेंकना होता तो तुम कब का फेंक चुके होते, मेरे आने का इंतज़ार नहीं कर रहे होते। देखो, तुम्हारे पास एक लड़की का नंबर है जो अभी तक तुम्हारे भाई को भी नहीं मिला। इसे फेंको मत, कलेक्शन में रख दो। क्या मैं तुम्हारे लिए एक बॉक्स लाऊं? ईवो रुआंसी आवाज़ में बोला, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सच में भूल गया था। सेन ने वो पेपर ईवो की तरफ फेंका और उस रूम से चला गया। इस इंसिडेंट से सेन को एक बात समझ आई, ईवो के पास फ़ोन नहीं है, उसे ज़रूरत है। कम से कम वो दोनों तो टच में रह सकते हैं। वो उसे इन्फॉर्म कर सकता है कि उसे आने में देर होगी और चाहे तो ईवो भी उससे कांटेक्ट कर सकता है अगर कुछ हुआ तो। उस रात बहुत लेट नाइट सेन ने ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर किया ईवो के लिए। फिर सोचने लगा, मैं उस पर भड़क क्यों गया था? क्या मेरा ओवर रिएक्ट करना ज़रूरी था? सेन खुद से ही सवाल पूछने लगा। अगले दिन सेन और मैक्स अपने काम पर चले गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे, मैक्स ने सेन को मैसेज करके बताया कि बात क्लियर है। अब सेन डॉक्टर के अटायर में चेहरे पर मास्क लगाकर एलिवेटर से ऊपर उस कैदी के रूम के पास आया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, पर अभी पुलिस गार्ड्स ने उसे रोक लिया। सेन ने उनकी तरफ देखा। 2 बहुत बड़े बड़े बंदे थे जो उसे शक की नज़रों से देख रहे थे। इस फ्लोर पर कोई और पेशेंट नहीं था, तो सेन ज़रूर उसी पेशेंट को देखने आया होगा। ये सोचते हुए उन्होंने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर तो अभी से चेक करके गए हैं। सेन बिल्कुल सॉफ्ट लुक के साथ बोला, डॉक्टर इंचार्ज अभी मीटिंग में है, उन्हें लेट हो सकता है, और कोमा पेशेंट का क्या भरोसा, वो तो कभी भी उठ सकते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि पेशेंट की कंडीशन चेक करके आओ। उस गार्ड ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। सेन ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पर ट्रेनी हूँ। उस पुलिसमैन ने कहा, एक ट्रेनी को ऐसे पेशेंट के पास भेजा गया है, रुको मुझे तुम्हें चेक करने दो।
अब वो दोनों पुलिसमैन सेन को चेक करने लगे। सेन बिल्कुल शांत खड़ा था, एकदम नॉर्मल। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है। फिर उसने अपने पास के सारी चीज़ें निकाली। कॉटन, एक कागज़ का टुकड़ा, हैंड ग्लोव्स, 55 सीसी की सिरिंज। उन दोनों ऑफिसर्स ने सेन को अच्छी तरह से चेक किया, पर उसके पास से कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, तो उसे अंदर जाने के लिए कहा। सेन अंदर आ गया, अपने बूट्स की आवाज़ करते हुए। वहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मशीन्स थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था पर लेटे हुए पेशेंट की हालत कितनी क्रिटिकल है। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, सेन ने सोचा। चलो इसे फटाफट ख़त्म करते हैं। कहते हुए उसने अपने स्लीव्स ऊपर रोल किए, डॉक्टर का एप्रन निकाला, ग्लोव्स पहने और सिरिंज निकाली। उसमें हवा भरी। हाँ, सिर्फ हवा भी किसी की जान लेने के लिए काफ़ी होती है। ये एयर एम्बोलिज्म है। सेन ने उस कैदी की ब्लड वेसल ढूंढ ली और उसमें सुई घोंप दी। उसके बाद केयरफुली अपना काम किया। ये ध्यान रखा कि वहाँ से खून ना निकले। फिर सिरिंज वापस पॉकेट में रखी। उस बॉडी ने कुछ देर तक क्लिंच किया और कुछ मिनट बाद उसके दिल ने काम करना बंद किया। पर अभी भी सारी मशीन्स बंद नहीं हुई थी। सेन बस उस रूम से चलकर बाहर निकला, बिल्कुल शांत। न दिल की धड़कनें तेज़ थी, ना ही चाल में कोई बदलाव था। वो उन गार्ड्स को पार करके कॉरिडोर से हॉस्पिटल के सीधे बाहर निकला। वॉशरूम में उसने ड्रेस भी चेंज कर लिया था। वहीं पर उसने सिरिंज और एप्रन भी डाल दिया था। उसके बाद उसने मैक्स को मैसेज किया, मैं घर जा रहा हूँ। मैक्स ने उसे देखा और स्माइल किया। घर, ये भी तो लिख सकता था कि काम हो गया है। उस मौत का पता चलने में थोड़ा सा समय लगा। डॉक्टर्स, नर्सेस दौड़ते हुए उस रूम की तरफ आए, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंट पेशेंट मर गया था। जो डॉक्टर इंचार्ज था वो पहले से ही समझ गया था अब पुलिस की साइड से उसे खतरा हो सकता है, क्योंकि इसे उसकी लापरवाही बताया जा सकता था। पर वो भी एक कोमा पेशेंट के साथ क्या कर सकता था। मैक्स अभी भी उस डॉक्टर के साथ ही था। पुलिस गार्ड्स बहुत तमाशा कर रहे थे। इन सारी चीज़ों का ब्लेम उसी डॉक्टर पर डाल रहे थे, खासकर उनके यंग असिस्टेंट पर, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था। वैसे उन्हें भी डर था कि उन्हें इस बात की सज़ा मिल सकती है। वैसे भी ये पेशेंट एक क्रिमिनल था। इसे पकड़ने में भी पुलिस को बहुत परेशानी हुई थी और इसकी हालत के जिम्मेदार भी वही लोग थे। और अब जाकर उन्हें मालूम पड़ रहा था कि इस वार्ड में काम करने के लिए कोई भी डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं था। सभी लोग कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। हाँ, कुछ डॉक्टर्स थे जो इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहे थे। मैक्स भी उस डॉक्टर के साथ उस बॉडी के पास गया। वहाँ पर सब कुछ चेक करके इस नतीजे पर पहुँचा कि सेन ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब उसकी बारी है। अब उसने मुंह खोला और पुलिस को ही डांटने लगा, तुम लोग डॉक्टर्स पर ब्लेम कैसे लगा सकते हो? तुम पुलिस में हो तो कुछ भी करोगे और हम सब सुनेंगे। देखो, ये एक नॉर्मल डेथ है। पेशेंट पहले से ही क्रिटिकल स्टेज पर था। डॉक्टर से जो कुछ भी हो पाया वो सब इन्होंने किया और अब तुम उन्हीं पर ब्लेम कर रहे हो। यहाँ पर कोई खून नहीं है, कोई पॉइजन नहीं है, कोई और निशानी नहीं है किसी और चीज़ की, किसी डिसऑर्डर की या फिर मशीन ख़राब होने की। उसके दिल ने धड़कना बंद किया। इसे तुम डॉक्टर की लापरवाही कैसे कह सकते हो? अब तो उन पुलिस वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। नॉर्मल मौत? फिर वो डॉक्टर? अब तो मैक्स डॉक्टर इंचार्ज को भी उस पेशेंट के पास खींच कर ले गया और उन्हें दिखाते हुए बोला, क्या आपको यहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है डॉक्टर? इन्हें बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या ये नॉर्मल डेथ नहीं है? पेशेंट पहले से ही आधा मरा हुआ था। इनकी बात मत सुनो, मैं आपके साथ हूँ। आप डेथ सर्टिफिकेट तैयार कीजिए, पुलिस को इसे हैंडल करने दीजिए। और इसके बाद डॉक्टर ने भी वही किया। वैसे भी ये आसान तरीका था, पुलिस गार्ड भी कुछ नहीं कर सकते थे। नॉर्मल डेथ उन सभी के लिए अच्छी थी और दोनों पार्टीज़ को इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं थी कि या तो वो अपना जॉब खो देंगे या फिर हाथ में ट्रांसफ़र ऑर्डर आ जाएगा। वैसे भी जितनी देर होगी डेथ को डायग्नोस करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा।
और पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन इस बार मैक्स और सेन के फ़ायदे में रही। फिर से एक बार एक लवली आफ्टरनून थी। ईवो अपनी रनिंग कंप्लीट करके एक बेंच पर बैठा हुआ था। अपने पसीने से भीगे हुए टी शर्ट को फ्लैप करके वो उसे सुखाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर वही बातूनी औरतें आ गई जो ईवो की ही बिल्डिंग में रहती है। उनमें से एक लड़ी ने कहा, ओह माय गॉड, ये तो उसी का छोटा भाई है ना, उस हैंडसम मैन का जो 4th फ्लोर पर रहता है। दूसरी लेडी ने कहा, इसका नाम ईवो है, ये तुम जानती हो, फिर भी इतना ओवर एक्ट क्यों कर रही हो। भी तीसरी ओल्डर लेडी ने कहा, लगता है वो यहाँ एक्सरसाइजेस के लिए आता है, वैसे इतना अच्छा भला तो दिखता है, पता नहीं क्यों अचानक से खूबसूरत लड़कों की बारिश हो रही है। पहली लेडी ने कहा, कम ऑन, तुम्हारा हस्बैंड क्या कम है। ऐसे ही बातें करते हुए वो लेडीज़ ईवो के करीब आई, फिर उसके दोनों तरफ बैठ गई। ईवो अचानक से उनके आने से थोड़ा सा चौंक गया। तभी उसे वो लेडी दिखी जो उसे उस दिन एलिवेटर में मिली थी। जाना पहचाना चेहरा देखकर उसने पोलाइटली बो किया, फिर वहाँ से उठकर उनके लिए जगह खाली की, फिर मुस्कुराया जिसका तीर सीधा जाकर उन तीनों लेडीज़ के दिल पर लग गया। ईवो सिंपली वहाँ से जाना चाहता था जैसे कि सेन ने उसे कहा था, पर उनमें से एक लेडी ने कहा, तुम भी बैठ सकते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इस जगह पर हम चारों बैठ सकते हैं ना, आ जाओ। कहते हुए उसने ईवो को वापस खींचा और उन सबके बीच में बिठाया। ईवो के लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल था। उसके दोनों तरफ दो लेडीज़ बैठी थी, साथ ही उन्होंने उसके कंधे पर ऐसे हाथ डाला था जैसे दोनों तरफ दो सांप हो। उनमें से एक लेडी ने कहा, तुम्हारा नाम ईवो है राइट। हाँ, ईवो ने कहा। दूसरी लेडी ने कहा, तुम मिस्टर शाहजहान के कौन लगते हो। मैं कज़न हूँ उसका, ईवो ने जवाब दिया। तो तीसरी लेडी ने पूछा, फादर की तरफ से या फिर मदर की। तभी दूसरी लेडी ने पूछा, मुझे पता वो काम क्या करता है। ईवो ने कहा, ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब करता है। तो उस लेडी ने कहा, आई सी, ट्रांसपोर्ट कंपनी, इसीलिए तो हम उसे ज़्यादातर नहीं देखते, कभी कभी तो वो बहुत देर रात घर आता है, उसे सब कुछ सुपरवाइज़ करना पड़ता है, कभी कभी सामान बहुत दूर से आता है इसलिए उसे देर होती है, ईवो ने जवाब दिया। तो उनमें से एक लेडी ने कहा, ओह बताओ ज़रा, वो हमेशा ऐसा दिखता है, कोई हमेशा इतना खूबसूरत कैसे दिख सकता है, क्या वो मेकअप यूज़ करता है। ईवो ने कहा, मैंने उसे कभी यूज़ करते हुए नहीं देखा, पर उसकी हालत ऐसी हो रही थी, मैं हमेशा ऐसी चीज़ों में क्यों फंस जाता हूँ। पर फिर वो सोचने लगा, पर वो इसीलिए तो यहाँ पर है, उसे सेन की एक गुड इमेज बनानी है। तभी किसी ने पूछा, क्या वो तुम्हें देखकर स्माइल करता है, मतलब घर पर स्माइल करता है। अब ये मामला हाथ से निकलता जा रहा था तो ये वो जंप करके खड़ा हुआ और बोला, मुझे एक और राउंड लगाना है, मैं अभी आता हूँ। वो वहाँ से ज़ोर से भागता हुआ आगे बढ़ा। तभी वो लेडी पीछे से चिल्लाई, ईवो तुम मुझे उन्हीं कह के बुला सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।